गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने पिछली क्लास में जियोग्राफी और इसके अलावा आप पढ़ रहे हैं एमपीसी के भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे विज्ञान, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। सामान्य विज्ञान, इसके अंतर्गत हम मेजर रूप से 3 चीज़ पढ़ेंगे: जीव विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है। विज्ञान को मेजर रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। इन तीनों में से हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पढ़ने के बाद हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। तो आज हम शुरू करते हैं जीव विज्ञान को। सबसे पहले हम आज जीव विज्ञान पढ़ते हैं। जीव विज्ञान को पढ़ने की जरूरत क्यों है, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है, इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। कौन कौन से दार्शनिक हुए जिन्होंने जीव विज्ञान के बारे में अपने विचार रखे हैं, इन सब चीज़ों को हम आज गहनता से अध्ययन करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम इसमें ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें ज़रूरत है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान। थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, चेंज कर लेते हैं। थोड़ी मार्कर की प्रॉब्लम आ रही है, हम ब्लैक से काम चला लेते हैं। ठीक, तो हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों तथा सजीवों से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द जो है यहाँ, यानी बायोलॉजी शब्द किसने दिया सर्वप्रथम? तो बायोलॉजी शब्द जो है इसको लेमार्क ने 1801 में दिया। लेमार्क ने 1801 में दिया। तो जो जीव विज्ञान शब्द है, जीव विज्ञान शब्द जो है किसने दिया? लेमार्क ने। लेमार्क ने 1801 में दिया। लेमार्क के साथ एक ट्रेविरेनस का नाम भी जोड़ा जाता है। ट्रेविरेनस का नाम भी जोड़ा जाता है कि जो जीव विज्ञान शब्द है यानी बायोलॉजी शब्द जो है यहाँ किसने दिया? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। लेकिन एग्जाम पेपर में आपके ध्यान रखना, अगर ऑप्शन ए में आए लेमार्क और ऑप्शन बी में आए ट्रेविरेनस, तो आपको प्रायोरिटी लेमार्क को देना है कि जो जीव विज्ञान शब्द है, बायोलॉजी शब्द है, वो किसने दिया? लेमार्क ने दिया। अगर ऑप्शन में ऐसा है ए और बी दोनों आए तो फिर दोनों आप लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये सिर्फ अकेला लेमार्क और अकेला ट्रेविरेनस है तो आप लेमार्क को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। तो जीव विज्ञान की आपने परिभाषा देख ली। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो लेमार्क ने दिया। जब मानव जीवन की उत्पत्ति हुई तभी से जीवों, जो मानव है उनकी जीवों और जीवों से संबंधित उनकी नित्य क्रियाओं में मानव की अभिरुचि रही है कि ये आखिरकार ये चीज़ें कैसे होती है। तो ऐसे ही जो लोग आते गए, जो दार्शनिक हुए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरियां दी। उन्हीं में से एक दार्शनिक हुए अरस्तु। आपने बहुत नाम सुना होगा अरस्तु। जो अरस्तु साहब थे ये सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? तो अरस्तु ने बहुत सारी अवधारणाएं दी है जीव विज्ञान के बारे में, जीवों के बारे में, इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक थ्योरी भी है कि जो अरस्तु है वो सिकंदर के साथ रहते, सिकंदर के गुरु थे। तो जब सिकंदर के साथ अरस्तु कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई।
अरस्तु जब गए तो उन्हें रास्ते में कीचड़ मिला थोड़ा, तो वहाँ पर पहले कोई जीव नहीं थे, तो उन्हें मच्छर दिखे। मच्छर अचानक से उत्पन्न हुए, भिनभिनाते हुए दिखे उन्हें। तो अरस्तु ने क्या कहा कि कीचड़ से जीवों की उत्पत्ति हुई है। जो मच्छर की उत्पत्ति हुई, तो उन्होंने मच्छर भी क्या है, जीव है, तो उन्होंने क्या कहा कीचड़ से जीवों की उत्पत्ति हुई। हालांकि ऐसी लोक किंवदंतियां हैं, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो आप नोट कर लीजिए, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहा जाता है। जीव विज्ञान इन बायोलॉजी जो शब्द है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया है। और आप सबको पता ही होगा बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है, जीवों का अध्ययन, जो कि एक लैटिन भाषा है उससे मिलकर उससे बना है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ये तो पश्चिमी लोग थे, लेमार्क हुए, ट्रेविरेनस हुए, अरस्तु हुए। इन सबके अलावा जो हमारे इतिहास में भी अगर हम झांक कर देखें तो महाभारत और रामायण काल में भी जीव विज्ञान संबंधित बातों का उल्लेख क्या है वो देखते हैं। एक व्यक्ति है महर्षि सुश्रुत, नाम सुना होगा आपने महर्षि सुश्रुत का। महर्षि सुश्रुत हमारे ग्रंथों में महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा गया है। शल्य चिकित्सा यानी आज के जमाने की सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी कॉल्ड महर्षि सुश्रुत। शल्य क्रिया के जनक, शल्य क्रिया के जनक कौन है, महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत ने एक ग्रंथ की रचना की जिसे सुश्रुत संहिता कहा जाता है। एक पुस्तक है इनकी, इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वही आज आपको बताए जाएंगे। जो बेसिक चीजें हैं जीव विज्ञान की वो आज के लेक्चर में हम कवर करते हुए चलेंगे। सुश्रुत संहिता, महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में शल्य क्रिया के बारे में बताया, यानी कि भारतीयों को सर्जरी कैसे होती है, कैसे की जाती है, इन सबका वर्णन सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत ने हमें प्राचीन समय में ही बता दिया था। लेकिन हम गुलामी की जंजीर में बंधे रहे, हमारे ग्रंथ खोते रहे, दबते गए, पाश्चात्य सभ्यता की पुस्तकें आती गई, वो हमारे ग्रंथों के ऊपर बनती गई और नाम जोड़ा गया उनका ही, पाश्चात्य लोगों का। सुश्रुत संहिता से हमें एक जानकारी मिलती है, अच्छी पुस्तकें पढ़ना। कभी आपने नाम सुना होगा महाभारत में गांधारी का। गांधारी दुर्योधन की माता जी हैं। तो जो गांधारी जी हैं इनके 100 पुत्र हैं, सुना है आपने। तो गांधारी जी के 100 पुत्र कैसे उत्पन्न हुए, एक सोचने की बात है। क्या इन्होंने अपने गर्भ से 100 शिशुओं को जन्म दिया, सोचने की बात है। आपने कभी सोचा है, सोचा है तो अच्छी बात है, नहीं सोचा है तो मैं आज आपको बताऊंगा गांधारी जी ने 100 पुत्रों को जन्म कैसे दिया। जो महर्षि सुश्रुत हैं इन्होंने पहले ही बता दिया शल्य क्रिया, यानी शल्य क्रिया क्या है, एक सर्जरी है। इनमें इसमें विभाजन भी किया जाता है। तो जो हालांकि हम आगे पढ़ेंगे भ्रूण का विकास कैसे होता है, सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन पढ़ेंगे हम तब आपको मैं बताऊंगा कैसे एक शिशु का जन्म होता है, एक बालक बनता है, एक भ्रूण। तो जो गांधारी का भ्रूण था, इस भ्रूण को 100 भागों में विभाजित किया महर्षि सुश्रुत ने। इन्हीं 100 भागों से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। दुर्योधन ये 100 भाई जो थे, इनको एक ही भ्रूण से, माँ के एक ही भ्रूण से उस भ्रूण को 100 भागों में विभाजित किया। 100 भागों में विभाजित करने के बाद 100 पुत्र, उन्हें ऐसा कहा जाता है घड़ों में रखा। घड़ों में जैसे अपन आपने पढ़ी होगी टेस्ट ट्यूब, नहीं पढ़ी तो हम आगे आपको बताएंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी। टेस्ट ट्यूब क्या पद्धति है, ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो जो टेस्ट ट्यूब है वही इन्होंने विकसित की थी। इस गांधारी के भ्रूण को निकालकर उसको 100 भागों में विभाजित किया, 16 सेल तक विकसित किया, फिर उन्हें अलग गर्भ में स्थापित करके पूर्ण रूप से विकसित किया और 100 गांधारी के पुत्रों का जन्म करवाया। ठीक है, महर्षि सुश्रुत के बारे में हमने पढ़ा है।
एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। महर्षि सुश्रुत के बारे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि जो महर्षि सुश्रुत हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी सुश्रुत संहिता। इस सुश्रुत संहिता से हमें शल्य क्रिया के बारे में पता चलता है। तो शल्य क्रिया एक क्वेश्चन आएगा, कभी क्वेश्चन आता है, अधिकतर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता रहता है कि शल्य क्रिया के जनक कौन है, तो महर्षि सुश्रुत शल्य क्रिया के जनक है। ठीक है। और क्या है कि और गांधारी जी के, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं पर मैंने इसे जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट यही है कि महर्षि सुश्रुत की पुस्तक है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में शल्य क्रिया का वर्णन है। ठीक है। इसके अलावा एक और महर्षि हुए, महर्षि चरक। महर्षि चरक, इन सबको आपने पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा आपने कहीं ना कहीं इनका नाम सुना होगा, और अगर पहली बार भी सुन रहे थे इनको नाम याद रखना, महर्षि चरक। भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक अगर कोई है तो है महर्षि चरक। महर्षि, आपने एक चीज सुना होगा, हर कोई बताते रहता है अपने भारत में कि जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। ये कभी सोचा है कि ये बात किसने दी, है अवधारणा किसने दी? तो इस अवधारणा को दिया है महर्षि चरक ने। किसने दिया है? महर्षि चरक ने। जो महर्षि चरक है इन्होंने ही इस अवधारणा को दिया है कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, आकाश, वायु, आग और जल। इनकी एक पुस्तक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि महर्षि चरक की पुस्तक है चरक संहिता। महर्षि चरक की जो पुस्तक है वो है चरक संहिता। एक और ऋषि हुए, ऋषि पराशर। नाम सुना होगा आपने ऋषि पराशर का भी। इनकी भी थ्योरी है, इन्होंने भी विज्ञान के बारे में बताया, लेकिन गुलामी की जंजीरों ने हमारे इन ऋषियों को कहीं खो दिया है, इनकी पुस्तकों को खो दिया है, और हमें नई नई आधुनिक युगों की पुस्तकें पढ़ाई जा रही है, जो कि हमारे ऋषियों ने बहुत पहले, हजारों सालों पहले रामायण महाभारत के काल में ही बता दिया था। उन चीज़ों को आज 1500-1600 ईस्वी के जो वैज्ञानिक हुए इनसे पढ़ रहे हैं। हम जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान को 2 उपभागों में बांट सकते हैं। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति पौधों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें से अभी हम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जंतु विज्ञान के जो जनक है ये भी अरस्तु ही है। जंतु विज्ञान के जनक जो कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। थोड़ा सा बेसिक कवर कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो बेसिक चीजें हैं जो लगभग सभी को याद रह रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा जल्दी भी हो रहा है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं। हमने पढ़ा जीव विज्ञान, जो हमारी आज की क्लास है जीव विज्ञान, इसे ही हम रेगुलर अब पढ़ेंगे जब तक कंप्लीट ना हो जाए। जीव विज्ञान की परिभाषा बताई मैंने आपको कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों तथा सजीवों से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जो जीव विज्ञान शब्द ये किसने दिया, ये बताया मैंने आपको। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क ने और ट्रेवियनस ने। लेकिन मेजर नाम आपको लेमार्क याद रखना है, प्रायोरिटी लेमार्क को देनी है। जनक, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय इतिहास के में कुछ ऋषियों के पढ़ा हमने, महर्षि सुश्रुत और महर्षि चरक। महर्षि सुश्रुत के बारे में 2 बातें आपको याद रखनी है।
भारतीय शल्य क्रिया का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि सुश्रुत को कहा जाता है। सुश्रुत संहिता किसकी रचना है? तो महर्षि सुश्रुत की रचना है। चरक संहिता किसकी रचना है? तो महर्षि चरक की है। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे, इतिहास में पढ़ेंगे ये चीजें। इन सबके अलावा हम देखते हैं कि जो जीव विज्ञान है इसे दो भागों में बांटते थे, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जो जंतु विज्ञान है इसका जनक भी अरस्तु है, और वनस्पति जो विज्ञान है इसका जनक थियोफ्रास्टस है। जो जीव विज्ञान है जिसमें हम जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, तो एक आगे जाकर एक व्यक्ति आए केरोलस लीनियस, जहां जीवों को बांटा गया। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं महर्षि सुश्रुत के बारे में। महर्षि सुश्रुत ने अपनी जो पुस्तक है सुश्रुत संहिता, महर्षि सुश्रुत की जो पुस्तक है सुश्रुत संहिता, उसमें जीवों को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया था, दो वर्गों में डिवाइड किया था। एक था चल और दूसरा अचल। महर्षि सुश्रुत ने चल के अंतर्गत जंतुओं को रखा और अचल के अंतर्गत पादपों को रखा, यानी पौधों को। आधुनिक समय में एक व्यक्ति आए केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस जो है ये आधुनिक समय के हैं। इन्होंने जीवों को दो भागों में बांटा, जो महर्षि सुश्रुत ने किया वही इन्होंने किया। जंतु जगत और पादप जगत। केरोलस लीनियस ने जीवों को दो भागों में विभाजित किया, जंतु जगत और पादप जगत। इसके अलावा केरोलस लीनियस ने एक पद्धति दी, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति द्विनाम पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन पद्धति की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि किसी भी व्यक्ति का अगर नाम है, तो मान लो कोई पौधा ही है, मानव है, तो मानव का नाम क्या हुआ? तो द्विनाम पद्धति में तीन आधारों पर नाम रखा गया किसी का भी, वंश, जाति और पहचानकर्ता, जिसने उस नाम को खोजा है, वैज्ञानिक नाम। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं मानव का वंश होमो, ठीक। सेपियंस उसकी जाति, और वैज्ञानिक नाम जिसने उसे खोजा, तो किसने? केरोलस लीनियस ने, लीन। तो द्विनाम पद्धति में किसी भी का दो नाम होंगे, वंश और जाति, और उस साथ में उस व्यक्ति उसका नाम भी होगा जिसने वो नाम दिया है। आर.एच. विटकर के आने के पश्चात द्विनाम पद्धति का असर कम हुआ है। आर.एच. विटकर के आने के बाद जो द्विजगत वर्गीकरण था केरोलस लीनियस का, केरोलस लीनियस ने जीवधारियों को दो जगत में बांटा था, जंतु जगत और पादप जगत। तो ये कब तक चला? जब तक आर.एच. विटकर ना गए। आर.एच. विटकर के आने के पश्चात वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा गया। इन 5 भागों को हम पढ़ेंगे। कौन कौन से 5 भागों में आर.एच. विटकर ने बांटा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई। जब
एक चीज इसमें सबसे याद रखना, कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमेलिया। ठीक है, समझ गए आप। आर एच विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमेलिया। अब इनमें कैसे बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, एनिमेलिया, कैसे उन्होंने किन किन आधारों पर इन्हें अलग अलग जगतों में रखा। इसके लिए मैं एक आपको सबसे सिंपल चीज एक चार्ट बना देता हूँ, उस चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं। जो 5 जगत वर्गीकरण है इसको एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। सॉरी आ रही है, थोड़ी समस्या आ रही है हमारे मार्कर की, तो जो बड़ी समस्या है। पांच जगत वर्गीकरण का जो ग्राफ है, चार्ट है, इसे हम देख लेते हैं, इससे थोड़ा आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो 5 जगत वर्गीकरण में जो है, सबसे पहले प्रोकैरियोटी, प्रोकैरियोटी, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। इस आधार पर बांटा गया। तो जो प्रोकैरियोटी है इसमें रखा गया है, कौन सा जगत को रखा गया है, मोनेरा जगत को। जो मोनेरा किंगडम है उसे रखा गया है, मोनेरा जगत। ठीक है। जो यूकैरियोटी है, जो प्रोकैरियोटी का अर्थ क्या है, प्रो मतलब पहले, कैरियोटी मतलब कोशिका, यानी कोशिका के विकास से पहले के जो जीव है उन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। इनकी कोशिका को अंग नहीं कह सकते, विकसित नहीं थी इनकी कोशिकाएं, ये कम विकसित कोशिकाएं वाले जीव उन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। और वही यूकैरियोटी की बात करते हैं हम, तो यूकैरियोटी के अंतर्गत एक बार मैं मार्कर चला के देख लेता हूँ यार, मार्कर की बड़ी समस्या है। तो जो यूकैरियोटी है इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। तो जो एक कोशिकीय है उनको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। जो दूसरे नंबर का जगत है हमारा प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। वही जो बहुकोशिकीय है, अब बहुकोशिकीय में जाते तो तीसरा जगत बना देते थे, लेकिन उस समय क्या हुआ, 1 मिनट आपको प्रोटिस्टा जगत का मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, अमीबा। एग्जाम्पल याद रख लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये अमीबा है, तो आप एक एग्जाम याद रख लो, अमीबा। तो जो बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय में एक समस्या उत्पन्न है, मानव है, हम बहुकोशिकीय है, पादप है बहुकोशिकीय है, कवक है बहुकोशिकीय। अब इन सबको बहुकोशिकीय में रख तो सकते हैं, लेकिन पादप में क्या पाई जाती है, सेल वॉल, और मानव में सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो समस्या हुई। तो इन्होंने फिर बहुकोशिकीय जो है इसको अलग डिवाइड किया 2 भागों में, सेल वॉल सहित, यानी कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। तो कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित।
कोशिका भित्ति रहित और कोशिका भित्ति सहित। कोशिका भित्ति रहित में हम थोड़ा बाद में देख लेंगे, पहले कोशिका भित्ति सहित वालों को देख लेते हैं। जो कोशिका भित्ति सहित है इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया। कोशिका भित्ति सहित वालों को भी दो भागों में विभाजित किया गया। इसको मैं उड़ाकर इधर रख देता हूँ, कोशिका भित्ति सहित वाले को, ठीक है। कोशिका भित्ति सहित, तो जो कोशिका भित्ति सहित है इसमें प्रकाश संश्लेषण करने वाले और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले। प्रकाश संश्लेषण करने वाले, इनमें क्लोरोफिल मेन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण करने वालों में पादपों को रखा गया है, प्लांटी को रखा गया है। फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस यानी स्वपोषी होंगे वो सभी इसमें रखे गए हैं, पादप। तो इसके अंतर्गत जो जगत रखा गया है वो पादप जगत है। जो हमारा तीसरा जगत है पादप जगत। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले, इसके अंतर्गत कवक को रखा गया है। कवक यानी फंजाई, जो एक चीज है ये FUNGI, इसे क्या पढ़ना है? फंजाई, नो फंगी नो फंगी, ओनली फंजाई, ये ध्यान रखना। ये क्या शब्द है? इसका सही उच्चारण फंजाई है, ठीक है, छोटी सी बात है। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे उन्हें कवक जगत में रखा गया है। जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे उन्हें पादप जगत में रखा गया है। तो पादप जगत के अंतर्गत सभी पौधे आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर में हम जो लिखेंगे सभी पौधे, जो सभी पौधे हैं तो पादप जगत के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो कवक हैं वो सभी प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं वो कवक जगत में आ जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज और बच गई हमारी बहुकोशिकीय के अंतर्गत। एक तो हमने रखा कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। तो जो कोशिका भित्ति रहित है, कोशिका भित्ति रहित है, इसके अंतर्गत जो हमारा पांचवा जगत रखा गया है एनिमेलिया, एनिमेलिया रखा गया है। इसके अंतर्गत सभी जंतु आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट को मैं एक बार आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। 5 जगत वर्गीकरण को प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी में बांटा गया है। जो प्रोकैरियोटी है अर्थात जो प्रोकैरियोटी मतलब कोशिका से पूर्व वाले, तो मोनेरा जगत जिनकी कोशिकाएं विकसित नहीं हुई उन्हें मोनेरा जगत में रखा गया। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया। यूकैरियोटी जो है जिनमें विकसित कोशिकाएं हैं, कोशिका, तो इन्हें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में बांटा गया। जो एक कोशिकीय है उसके अंतर्गत प्रोटिस्टा जगत को रखा गया है, प्रोटिस्टा जगत को रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत अमीबा एग्जाम्पल के तौर पे। बहुकोशिकीय को हमने पुनः दो भागों में देखा, एक कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। तो जो कोशिका भित्ति सहित थे इनमें फिर से एक बात आई कि भाई प्रकाश संश्लेषण करने वाले भी और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले भी हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें पादप जगत में रखा गया है और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं उन्हें कवक जगत में रखा गया है, फंजाई जगत। और उदाहरण के लिए जो कवक होंगे वो है सही। और पादप जगत के अंतर्गत सभी प्रकार के पौधे। वहीं कोशिका भित्ति रहित में देखते हैं तो एनिमेलिया, एग्जाम्पल के तौर में सभी जंतु। इन सबके अलावा एक दो पुस्तक है, उन पुस्तकों का नाम भी आपको मैं बता देता हूँ, नोट डाउन कर लो इसको। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया,
इसे जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ने लिखा। अरस्तु ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन वर्तमान समय में बहुत कम ही ग्रंथ उनके रह पाए हैं। इसके अलावा एक बुक और है सिस्टेमा नेचुरी। जो सिस्टेमा नेचुरी है ये कैरोलस लिनियस ने लिखी, सिस्टेमा नेचुरी। इसी से द्विजगत वर्गीकरण के बारे में हमें पता चलता है, कैरोलिस लिनियस। इन पुस्तकों के अलावा आप चरक संहिता और सुश्रुत संहिता भी याद रख सकते हैं, और एक हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रास्टस की याद रख सकते हैं, हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान के। ये 2-3 बुक है, अधिकतर पूछी जाती है इन्हीं पुस्तकों को। बहुत सारी पुस्तकें, आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। आज के लिए धन्यवाद।